नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। मैं मानवेंद्र सिंह मांगट और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों का। इससे पिछली कुछ कक्षाओं में हमने केंद्र और राज्यों की राज्य व्यवस्था को समझा है, उसका अध्ययन किया है और इसके अंदर हमने केंद्र और राज्यों के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अध्ययन कर लिया है। तो अब जो भारत की राज्य व्यवस्था है और भारत का भूभाग है, इसकी एक महत्वपूर्ण इकाई केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ चलते हैं। अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले इसका जिक्र हमें भारतीय संविधान के पहले ही भाग के पहले ही अनुच्छेद में मिल जाता है। और जब हमने यह अनुच्छेद पढ़ा था तो उसमें देखा था कि भारत के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं और इसमें लिखा था सभी राज्य ये भारत का ही क्षेत्र होंगे, साथ ही सभी केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी अन्य अधिग्रहित क्षेत्र यह भारत के क्षेत्रों में ही शामिल होंगे। अब इसमें हमें मिलता है जिक्र केंद्र शासित प्रदेशों का, परंतु यह राज्य से किस तरीके से अलग हैं। और यह भी याद रखें कि जब हम आजाद हो रहे थे तब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का वर्गीकरण संवैधानिक तौर पर स्थापित नहीं था। मतलब उस वक्त तो यूं किया गया था कि फौरी तौर पर कुछ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में विभाजित कर लिया था भारत के भूभाग को। 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के बाद हमें अपने भूभाग का यह वर्गीकरण मिलता है, जिसमें कुछ भूभाग राज्य के तौर पर स्थापित होगा और कुछ भूभाग स्थापित होगा केंद्र शासित प्रदेशों की आधार पर। अब केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से कैसे अलग हैं? तो देखिए, एक तो जो बहुत सरलीकरण कर दिया जाता है इस अवधारणा का कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें अपनी विधायिका नहीं होती है, अपना मंत्रिपरिषद नहीं होता है और सीधा केंद्र से शासन किया जाता है। पर यह बहुत सरलीकरण है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी की बात करें तो वहां पर तो विधायिका भी है और साथ में अपना खुद का मंत्रिमंडल भी है, मंत्रिपरिषद भी है और खुद के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये तो बहुत सरलीकरण हो चुका है। तो अगर दिल्ली के अंदर वहां पर विधानसभा है, साथ में मंत्रिपरिषद कार्य कर रहा है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नहीं रह गया है? क्या वो प्रदेश की या फिर राज्य की अवधारणा में आ चुका है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखेंगे, आज भी जो दिल्ली है वो पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश ही है, चाहे उसको प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान संविधान द्वारा प्रदत्त किए जा चुके हैं। तो फिर असल जवाब क्या होगा इस चीज का कि किस तरीके से अलग हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से? तो याद रखें कि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र के साथ में जो संघीय संबंध हैं ये साझा नहीं करते हैं। अब संघीय संबंध साझा नहीं करते हैं, इस वजह से कोई भी केंद्र शासित प्रदेश सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र से ही प्रशासित किया जाता है। प्रशासन की जो सीधी बागडोर है वो केंद्र के हाथों में होती है। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी भी वजह से हमने विधायिका दे दी है या वहां पर मंत्रिपरिषद कार्य कर रहा है तो वह सिर्फ एक विशेष प्रावधान है, परंतु मंत्रिपरिषद के होते हुए भी और विधायिका के होते हुए भी केंद्र शासित प्रदेश प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र के ही द्वारा प्रशासित किया जा रहा होगा। हाँ, कुछ चीजें जरूर वहां की सरकार के पास दे दी जाएंगी, पर यह संघीय संबंध नहीं है। जो पूरी तरह से शक्ति होगी वो केंद्र के पास होगी। आगे हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे तो यह बात हमें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। और यह संवैधानिक तौर पर स्थापित है, ना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। जो संवैधानिक अवधारणा है वह भी यही कहती है कि केंद्र शासित प्रदेश सीधा सीधा केंद्र से ही प्रशासित किया जाएगा। अब समझते हैं इस बात को कि हमें समझ में आ गया है 7वां संवैधानिक संशोधन, जिसके द्वारा हमें केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा संवैधानिक तौर पर मिलती है और साथ ही हमें वर्गीकरण भी समझ में आ गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से अलग हैं। तो अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो दो चीजें शुरुआत में ही याद कर लेंगे और ये कई बार प्रारंभिक परीक्षा में कथन के तौर पर भी हमसे पूछा जा सकता है। एक, जो हमारे पास भिन्न भिन्न केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस वक्त भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहली बात ये याद रखेंगे कि सभी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई एक वजह नहीं है। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को अलग वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और दूसरा, जो सभी का प्रशासन है वो अलग बात कि केंद्र के हाथों में होता है, पर सबका प्रशासन भी अलग तरीके से चलता है, समान तरीके से नहीं चलेगा। दो बातें याद रखनी है, सभी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वजहें अलग अलग हैं
और साथ में प्रशासन भी अलग तरीके से चलता है। वो तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। जैसे दिल्ली में विधायिका है, मंत्रिपरिषद है, परंतु यदि हम किसी और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, हम चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, तो वहां ना विधायिका है ना ही मंत्रिपरिषद काम कर रहा है, तो प्रशासन तो अलग तरीके से चल ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि किन आधारों पर भिन्न भिन्न केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। अब इन वजहों को याद करेंगे, कई बार प्रारंभिक में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की, तो ये सामरिक या रणनीतिक उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं। अब पहली बात तो यदि हम इनकी भौगोलिक स्थिति देखें तो यह भारत के मूल भूभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समुद्र में कई नॉटिकल मील आगे जाकर है। मतलब एक तरफ यदि हम देखें अंडमान निकोबार, तो ये आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप हमें अरब सागर में मिलेगा, परंतु यह भारत का जो मुख्य भूभाग है उससे कई नॉटिकल मील आगे जाकर समुद्र में पड़ता है। अब ये क्योंकि भारत के जो मेनलैंड टेरिटरी हम कह देते हैं, मुख्य भूभाग कह देते हैं, इससे काफी आगे, तो ये हमें सामरिक और रणनीतिक तौर पर अधिक सुदृढ़ करता है। किस तरीके से? भाई सिंपल अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए कोई भी खतरा, चाहे वो हवा के रास्ते या पानी के रास्ते हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यदि हमारे पास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं तो हम भारत के जो मूल भूभाग है उससे काफी आगे जाकर ऐसे खतरे की चुनौती से बेहतर तरीके से जूझ सकते हैं, सुदृढ़ तरीके से जूझ सकते हैं। मतलब भाई आपको यही तो करना है कि जो अवाक्स सिस्टम आप इजराइल से लेके आए हैं, रडार सिस्टम है, इसको भारत के भूभाग पर लगाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि उसकी रेंज बहुत पीछे हो जाएगी। यदि आप कई नॉटिकल मील आगे जाकर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में लगा देते हैं तो कई नॉटिकल मील आगे हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर एक हवाई दस्ता उतार दीजिए, कोई सैनिक टुकड़ी रख दीजिए, तो हम बेहतर तरीके से अपने भूभाग को सुरक्षित भी कर पाएंगे। और खासकर यह जो व्यापार का रास्ता है समुद्र के जरिए, जो इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों के आसपास से गुजरता है, वहां पर भी हमें बेहतर सामरिक और रणनीतिक स्थिति प्रदान करता है। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि भाई फिर राज्य बना के भी तो ही जाता, तो देखिए उसकी भी अन्य वजह भी हैं। जैसे एक तो यहां पर आबादी बहुत कम है, तो वो निर्वाचन कराना, फिर विधानसभा और इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद है वह बनाना भी कोई बहुत समझदारी का कदम नहीं है। और दूसरा, यदि हम राज्य बना भी दें तो हम समझ रहे हैं कि फिर संघीय जो ढांचा है, जो संघीय संबंध है, वो बीच में अड़े आते हैं। फिर केंद्र और राज्य सरकारों के जो आपसी संबंध है वो अड़े आते हैं। आज क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो किसी वक्त भी कोई भी निर्णय केंद्र सरकार इन इलाकों के बारे में ले सकती है। तो याद रखेंगे, सामरिक और रणनीतिक उद्देश्य से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हमने रखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। आगे देखें तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली, तो भाई इनका क्या सामरिक उद्देश्य है या रणनीतिक उद्देश्य है? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। यहां पर इनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए ही इनको अलग से रखा गया है केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। वो अलग बात कि पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 26 जनवरी 2019 को दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित कर दिया गया है, एक इकाई कर दिया गया है। आगे देखें तो पुडुचेरी है, तो इसको अलग सांस्कृतिक पहचान और वो बचाए रखने के लिए, भौगोलिक पहचान को बचाए रखने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। साथ ही चंडीगढ़, भाई चंडीगढ़ का क्या सामरिक महत्व है या क्या सांस्कृतिक महत्व है? यहाँ तो मिली जुली संस्कृति है चंडीगढ़ के अंदर, अगर हम नजर डालें तो इसको रखा गया है राजनीतिक कारणों से। मतलब 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का विभाजन किया गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच में, तो उस वक्त कुछ राजनीतिक व्यवस्था यूं हुई कि इस इलाके का विकास करना है और उसमें केंद्र की बड़ी भूमिका होने वाली है, वो चाहे पैसे के तौर पर हो या फिर किसी और स्कीम बनाने के तौर पर हो। तो फिर क्या किया गया कि इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित कर देते हैं, 3 राज्यों के बीच का एक भूभाग। आगे देखें तो दिल्ली ऐतिहासिक कारण और सत्ता की गद्दी होने की वजह से केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है। ऐतिहासिक कारण और सत्ता की गद्दी की वजह यह कि भाई हम इतिहास में कितना भी पीछे चले जाएं तो हमें दिल्ली का महत्व सत्ता की गद्दी के तौर पर समझ में आता है। भाई 1911 और 12 के बाद से तो लगातार ही दिल्ली देश की राजधानी रही है।
और इससे पीछे चाहे हम मुगल काल में चले जाएं, चाहे दिल्ली सल्तनत के दौर में चले जाएं, तो दिल्ली कहीं ना कहीं सत्ता की गद्दी रही है। तो देश की राजधानी होने की वजह से इस तरह की व्यवस्था रखी गई है कि इसको केंद्र द्वारा प्रशासित किया जाना लाजमी है। फिर आगे आते हैं तो अब जो एक राज्य को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है, मतलब प्रारंभिकी में यहां से प्रश्न पूछे जाने के हमें ज्यादा उम्मीद रहती है। तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है। एक है जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो फिर इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है? इसी विधेयक के द्वारा बताया गया है कि जो लद्दाख डिवीजन थी जम्मू और कश्मीर राज्य की, इसको इसलिए केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है और इसलिए अलग भी किया गया है जम्मू और कश्मीर से कि एक तो यह एक बड़ा भूभाग भी है और साथ में यहां पर बहुत कम आबादी रह रही है, और आबादी कोई बहुत ज्यादा घनी नहीं बसी है, बल्कि छितरी हुई आबादी है, बिखरी हुई आबादी है। और इसी के साथ लद्दाख के लोगों का बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, जो यहाँ पर स्थानीय आकांक्षाएं थी विकास के लिए वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर इस वजह से लद्दाख डिवीजन को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और ऊपर से यदि हम इस भूभाग की बात करें तो यह बड़ी विषमताओं वाला भूभाग है, एक कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला भूभाग भी है जहां पर विकास की चुनौतियां बड़ी हैं। तो इस तरह की 2-3 चीजों को मिलाकर वजह बताई गई है लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर की क्या वजह थी? तो जम्मू एंड कश्मीर के पीछे सीधी वजह यह बताई गई है कि एक तो आंतरिक सुरक्षा वो स्थिति बहुत खतरनाक है, और दूसरा आंतरिक सुरक्षा की जो स्थिति खतरनाक हुई है, चिंताजनक हुई है, वह सीमा पार आतंकवाद की वजह से चिंताजनक स्थिति में पहुंची है। तो क्योंकि यहां आंतरिक सुरक्षा को बरकरार रखना है, उसको बचाकर रखना है, और सीमा पार के आतंकवाद की चुनौती से ज्यादा सुदृढ़ तरीके से जूझना है, उसको समाप्त करना है। इन 2 वजहों से जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर ऐसे तीसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां पर विधानसभा भी कार्य कर रही होगी और मंत्री परिषद भी कार्य करेगा, परंतु यह अभी तक प्रस्तावित विधानसभा है। प्रस्तावित इसलिए क्योंकि अभी तक यहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है, चुनाव नहीं कराए जा सके हैं। प्रस्तावित है तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जम्मू एंड कश्मीर की अपनी विधानसभा और अपना एक मंत्री परिषद होगा। साथ ही आगे चलते हैं तो अब तक भारत में जैसे हमने बात की 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई राज्य स्तर के परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं सीधे तौर पर। और साथ ही में याद रखें कि भूतकाल में, अतीत में कई सारे केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ को राज्य का दर्जा भी दिया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये जो आज राज्य हैं जिनको राज्य का दर्जा है, पूर्व में कभी ना कभी ये केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं और बाद में कालांतर में इनको राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो एक प्रश्न ये बनता है, क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल दिया जा सकता है। उदाहरण हमारे सामने है। और फिर क्या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में भी बदला जा सकता है? जी हां, यह भी सच है, और जम्मू और कश्मीर का उदाहरण भी हमारे सामने है। तो फिर शक्ति और प्रक्रिया कहां पर है? तो हमें अपनी शुरुआती कक्षाओं में वापस जाकर भारत संविधान के पहले भाग का अध्ययन करना होगा, जिसमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। शक्ति संसद के पास है। आगे देखते हैं तो अब हम अध्ययन करते हैं राज्य व्यवस्था किस तरीके से लागू की जाती है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो राज्य व्यवस्था के हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, 3 महत्वपूर्ण स्तंभों को हम अध्ययन में लाएंगे। पहला है कार्यपालिका, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर विधायिका का कार्य किस तरह से चलता है, और फिर देखेंगे न्यायपालिका का कार्य यहाँ पर किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं कार्यकारिणी या कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। क्योंकि अगर हम दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ दें तो इसके इतर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर कोई मंत्री परिषद या कोई मुख्यमंत्री नहीं काम कर रहा होता है। तो फिर हमें समझ में आ ही गया होगा कि एक स्वाभाविक सा जवाब है कि यहाँ की कार्यकारी शक्तियां सीधे तौर पर केंद्र के हाथों में होगी। परंतु परीक्षा में कथन जब आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा? तो क्योंकि
केंद्र के सारे कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के नाम पर, तो हमें कथन में राष्ट्रपति जी को ढूंढना होगा। सो याद रखेंगे, राष्ट्रपति प्रशासनिक प्रमुख हैं जिनका प्रतिनिधित्व केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक या उपराज्यपाल के रूप में किया जाता है। मतलब प्रशासनिक शक्तियां सारी की सारी राष्ट्रपति जी के कार्यालय में केंद्रित हैं, परंतु उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है उपराज्यपाल जैसे किसी कार्यालय के साथ। तो उपराज्यपाल प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं राष्ट्रपति जी का। साथ ही ये जो भी अधिकारी है जिसको हम उपराज्यपाल या प्रशासक कह रहे हैं, इस अधिकारी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और साथ ही यह जो अधिकारी है वो चाहे उपराज्यपाल के तौर पर हो चाहे प्रशासक के तौर पर हो, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति जी उनके कार्यों से खुश हैं तब तक उनको पद पर बने रहने दिया जाएगा, और यदि राष्ट्रपति जी को उनके कार्यों से संतुष्टि नहीं होती है तो फिर उपराज्यपाल को या प्रशासक को पद से हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के एक आदेश के द्वारा। अच्छा, जब हम यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति जी द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, तो हमें यह याद कराने की जरूरत तो नहीं है कि यह जो है राष्ट्रपति जी का स्वयं विवेक पर आधारित निर्णय नहीं है, वरन जो केंद्र का मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर यह सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो असल में आप देखें तो फिर पीछे केंद्र सरकार ही कार्य कर रही होती है, परंतु परीक्षा में कथन हमें राष्ट्रपति के आधार पर आएगा क्योंकि संविधान में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि कार्यकारिणी के लिए ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर अपना खुद का मंत्रिपरिषद नहीं होता है। मैं ज्यादातर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिल्ली पुडुचेरी में खुद का मंत्रिपरिषद है और प्रस्तावित है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, तो वहां पर भी प्रस्तावित है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं विधानमंडल। जैसे हमने कहा कि फिर से वही बात बार बार दोहरानी पड़ जाती है कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित विधानमंडल है, तो फिर इसके इतर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर तो कोई विधानमंडल कार्य ही नहीं कर रहा है, वहां पे कोई विधायक है ही नहीं। तो फिर जब विधानों की जरूरत पड़ती है केंद्र शासित प्रदेशों को, विधि की कानूनों की जरूरत पड़ती है, तो इस जरूरत को कौन पूरा करता है? तो यहां पर दो तरह के कथन हमें याद रखने हैं। पहला, एक तो सीधे तौर पर संसद को यह शक्ति दी गई है। संसद वैसे भी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि को निर्मित कर सकता है, और इसके अलावा यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश को किसी खास कानून की जरूरत पड़ती है, विधि की जरूरत पड़ती है, तो संसद अधिनियमित कर सकती है अपनी कानून बनाने की शक्ति में। परंतु इससे इतर जिन राज्यों में विधानमंडल नहीं है वहां पर राष्ट्रपति जी को भी शक्तियां हैं कि वो विनियमन बना सकते हैं, ऐसे नियम बना सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो संसद के कानूनों के समान ही केंद्र शासित प्रदेश में लागू किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति जी के पास विनियमन की शक्ति भी है और संसद के पास विधि के अधिनियमन की शक्ति तो है ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। और आगे देखें तो न्यायपालिका। अब एक कथन जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमें याद रखना है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को उसका अपना उच्च न्यायालय प्रदत्त कर सकते हैं कानून के द्वारा। भाई संसद करेगी तो कानून के द्वारा ही करेगी, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इनको एक विधि का अधिनियमन करना होगा और जो भी संबंधित केंद्र शासित प्रदेश होगा उसको एक उसका अपना उच्च न्यायालय दे दिया जाएगा। परंतु यदि अभी तक की बात करें तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि ये पहले राज्य हुआ करते थे, अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय था अब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय के तौर पर भी काम कर रहा है। और इससे पीछे अगर जाएं तो फिर दिल्ली को छोड़कर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं था। तो दो चीजें याद रखेंगे, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास अपना संयुक्त उच्च न्यायालय है और इससे पहले दिल्ली के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। तो इससे इतर जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर उच्च न्यायालय की क्या व्यवस्था की गई है? तो याद रखें, एक, संसद विधि को अधिनियमित करते हुए किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को उच्च न्यायालय प्रदान कर सकती है, और इसके अलावा संसद के ही कानून द्वारा यह भी स्थापित किया जा सकता है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को आसन्न राज्य के उच्च न्यायालय से जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो भी साथ लगता राज्य है
उसके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश को भी रखा जा सकता है। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको किसी ना किसी आसन राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही रखा गया है। अब प्रारंभिकी में कई बार ये प्रश्न बड़े वो उत्सुकता के साथ से पूछते हैं कि बता दीजिए जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कौन से उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो इसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा जो बॉम्बे का उच्च न्यायालय है इसके अंदर आते हैं दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। इसके अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए, अंडमान निकोबार से हम संशय में ना आए तो कई बार हमें अंडमान निकोबार की भौगोलिक स्थिति हमारे मनों में कुछ यूं है कि ये तमिलनाडु के ज्यादा करीब है, परंतु हम ये देखेंगे तो पूरा एक द्वीप समूह है, एक पूरी श्रृंखला है। तो ये श्रृंखला तमिलनाडु से शुरू नहीं होती, काफी ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस तरह का कोई भी आप जरिया बनाकर याद कर सकते हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और साथ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन आएगा चंडीगढ़। आसन दोनों ही राज्य आसन है। और साथ में केरल उच्च न्यायालय देखें तो लक्षद्वीप को कवर करता है, और पुडुचेरी आता है मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के अंदर। तो इनको हम तथ्यात्मक तौर पर याद रखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब चलते हैं और समझते हैं कि भारत सरकार का जो कार्य आवंटन नियम है 1961 का, इसके द्वारा गृह मंत्रालय को केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, वित्त, बजट और सेवाओं और उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति संबंधी सभी मामलों के लिए एक मंत्रालय बनाया गया। मैं कहना यह चाहता हूं, जब हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र के हाथों में होगा, तो अगर हम बिल्कुल सही तौर पर देखें कि केंद्र में कौन सा मंत्रालय है जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य या उसका प्रशासन देख रहा होता है, तो यह संविधान में तो नहीं लिखा है, परंतु जो भारत सरकार का कार्य आवंटन नियम है 1961, इसके द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय को मुख्य मंत्रालय बनाया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेशों के ज्यादातर प्रशासन के बिंदुओं की देखभाल करता है, देखरेख करता है। और इसी के साथ जिन भी केंद्र शासित प्रदेशों में खुद का विधान मंडल नहीं है, वहां पर अलग अलग तरह की सलाहकार समिति बनाई जा सकती हैं। मतलब एक तो हो सकता है प्रशासक सलाहकार समिति, या फिर गृह मंत्री सलाहकार समिति भी हो सकती है। तो उस केंद्र शासित प्रदेश के जो भी कुछ मान्यवर रहने वाले होंगे, मानयोग रहने वाले लोग हैं, उनको उस समिति में सलाहकार के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है। तो ये जो समिति होगी उस केंद्र शासित प्रदेश की जितनी भी विकास के लिए योजनाएं चल रही हैं या प्रशासन के लिए योजनाएं चल रही हैं, उस पर सलाह देने का कार्य करेगी ये सलाहकार समिति। अब जब हमें केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य व्यवस्था समझ में आ चुकी है तो दिल्ली को भी समझ ही लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 द्वारा अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया संविधान के अंदर, और दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम के साथ, और साथ ही इस केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा को स्थापित किया गया और मंत्री परिषद की भी व्यवस्था की गई। तो याद रखेंगे इस वक्त 239 ए अनुच्छेद के द्वारा राजधानी दिल्ली के अंदर 70 विधायकों की एक विधानसभा है, जो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर चुनी जाएगी दिल्ली में रहने वाले मतदाताओं के द्वारा, और यहां पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। तो जैसे किसी राज्य में विधायक का निर्वाचन होता है, वैसे ही दिल्ली में विधायकों का निर्वाचन किया जाएगा। वो हम राज्यों के अंदर देख चुके हैं किस तरीके से होता है। और इसी के साथ मंत्री परिषद के लिए एक चीज जरूर याद रखेंगे कि मंत्री परिषद विधानसभा के 10% से अधिक नहीं हो सकता है। जो भी मंत्री परिषद का संगठन है, उसकी गिनती है, वो विधानसभा के 10% से ज्यादा नहीं होगा। जबकि हम इसकी तुलना राज्यों से करें तो राज्यों में यह शर्त 15% की होती है। किसी भी राज्य में जो भी विधानसभा की गिनती है उसके 15% तक ही, अधिकतम 15% तक ही मंत्री परिषद की संख्या बनाई जा सकती है। यहां पर 10% है। अब ये याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, यह बहुत संशय में डालने वाला एक कथन है कि कई बार हम यूं कह दें कि उपराज्यपाल वहां पर हैं, तो जैसे राज्यों में राज्यपालों द्वारा मंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो ऐसे ही
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो यहाँ उपराज्यपाल हैं उनके द्वारा मंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती होगी। ऐसे संशय में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे आज के बाद। और राष्ट्रपति, याद रखेंगे कथन के अंदर कि राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन ही राष्ट्रपति जी द्वारा दिल्ली में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये बात और कि कई बार आपने शपथ लेते हुए देख लिया होगा कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनसे शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल या अन्य मंत्री, तो वो तो ये है कि राष्ट्रपति अपने इस कार्य करने के लिए, शपथ दिलाने के लिए उपराज्यपाल को कह सकते हैं, परंतु नियुक्ति ये राष्ट्रपति के हाथ में है। और साथ ही याद रखेंगे कि उपराज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपराज्यपाल को जैसे राज्यों में राज्यपालों की शक्तियां उस तरह नहीं है, बल्कि यह तो राष्ट्रपति के सिर्फ एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश या फिर दिल्ली के अंदर। आगे समझते हैं तो विधानमंडल अब किस तरीके से यहां पर विधायिका काम कर रही होती है। तो विधायिका के लिए जान लेंगे कि एक तो जो विधानसभा यहां पर है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी बिंदुओं पर कानून बना सकती है। परंतु जैसे ही मैंने कहा कि सभी बिंदुओं पर कानून बना सकती है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, उसको भी आगे समझ लेंगे। परंतु यह जरूर कथन के तौर पर याद रखें कि राज्य सूची के 3 बिंदुओं को छोड़कर और समवर्ती सूची के सभी बिंदुओं के ऊपर दिल्ली विधानसभा कानून को अधिनियमित कर सकती है। परंतु यह याद रखें कि राज्य सूची के 3 बिंदुओं को इनको सिर्फ और सिर्फ संसद के लिए आरक्षित कर दिया गया है। मतलब कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, ये जो राज्य सूची के बिंदु हैं, इनके ऊपर दिल्ली विधानसभा विधि का अधिनियमन नहीं कर सकती है। दिल्ली के लिए इन बिंदुओं पर, राज्य सूची के इन बिंदुओं पर सिर्फ और सिर्फ संसद ही अधिनियमन करेगा कानूनों का। तो ये दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है। जैसे आमतौर पे आपने सुना भी होगा कि केजरीवाल जी कई बार ये नारा भी लगाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं आती है जी, दिल्ली पुलिस को हमारे अंडर कर दीजिए, 2 मिनट में सारी कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। तो दिल्ली पुलिस क्यों, दिल्ली जो विधान परिषद है, दिल्ली सरकार है, उसके अंदर क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये सीधा का सीधा संसद का मसला है और इसको गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो 3 मुख्य बिंदु याद रखेंगे राज्य सूची के, जिस पर दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बना सकती है और संसद ही कानून बनाएगा। चलिए 3 तो आरक्षित कर दिए सीधे सीधे केंद्र के लिए। अब इन 3 को छोड़कर जो बाकी बिंदु हैं राज्य सूची के, क्या उन पर बाकी राज्यों की तरह दिल्ली विधानसभा का एकाधिकार है? क्या उस पर संसद कानून नहीं बना सकती है? तो यह व्यवस्था भी नहीं है। याद रखेंगे बाकी बचे बिंदुओं पर दिल्ली विधानसभा तो कानून का अधिनियमन कर ही सकती है, इसके साथ संसद कभी भी यह बात कहते हुए कि दिल्ली के बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हम विधि का अधिनियमन करना चाहते हैं, तो संसद बाकी बचे बिंदुओं पर भी विधि का अधिनियमन कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए। तो जैसे हम शुरुआत में कह रहे थे कि चाहे किसी केंद्र शासित प्रदेश को विधानसभा दे दी गई है, मंत्रिपरिषद दे दिया गया है, परंतु यह फिर भी केंद्र की प्रशासनिक शक्तियों के अधीन ही प्रशासित हो रहा होता है। तो यहां से यह बात स्थापित होती है कि यहां तक कि विधानमंडल की शक्तियां यह भी सीमित हैं, राज्यों जितनी शक्तियां नहीं दी गई हैं किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल को। और खासकर हम ये बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के संदर्भ में। इसके आगे चलें तो ये याद रखेंगे कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो भी हम कानून बनाने की शक्ति के अंदर देखते हैं। अब आगे चलते हैं तो किसी भी मामले पर अब यहां से हमें समझ में आएगी कार्यपालिका की शक्तियां। तो हम ये तो समझ ही चुके हैं कि विधायिका किस तरीके से काम कर रही है। तो यहां पर हमें समझ में आ गया दिल्ली विधानसभा की शक्तियां बहुत ही सीमित हैं और संसद को प्रहदस्त दिया गया है सभी मामलों के ऊपर जिस पर विधि का अधिनियमन करना है। अब इससे आगे आए तो कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है। तो जो अनुच्छेद 239 ए है, ये कहता है कि दिल्ली के अंदर एक विधान परिषद होगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री साहब होंगे और यह सलाह देने का काम करेंगे उपराज्यपाल को, और फिर उपराज्यपाल इनके कहने पर या इनकी सलाह पर काम कर रहा होगा। मतलब यह तो कुछ वैसी व्यवस्था हुई जैसे राज्यों में राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में है, परंतु कलम यहां नहीं रुकती है। अब इसके आगे एक व्यवस्था तो वही की गई जो हम कुछ कक्षाएं पहले, जो हम राज्यों के अंदर राज्यपालों और मंत्री परिषद के बीच में देख रहे थे।
तो यहां पर व्यवस्था यह रखी गई है कि वैसे तो एक मंत्रिपरिषद होगा और साथ में मुख्यमंत्री उसके मुखिया के तौर पर काम कर रहे होंगे और उपराज्यपाल को सलाह देने का काम करेंगे और उपराज्यपाल उनकी सलाह पर काम करेंगे। परंतु यदि संविधान में कहीं पर भी उपराज्यपाल को स्वयं विवेक पर निर्णय लेने का अधिकार है तो फिर वह स्वयं विवेक पर निर्णय लेंगे। यहां तक तो संबंध वैसे ही हुए जैसे आम राज्य में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में है, परंतु कलम यहां नहीं रुकती है और अब 239 ए में इससे आगे भी कुछ लिखा जाता है और वो पूर्णतया बदल देता है उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद का संबंध, जो हम कहीं केंद्र में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद या फिर राज्य में राज्यपालों और मंत्रिपरिषद के बीच में देख रहे थे। तो यहां पर आगे ये लिखा गया कि यदि कभी भी किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद का मामला आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसको कह देते हैं अंग्रेजी में, यदि किसी निर्णय को लेकर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद दिल्ली के अंदर कोई मतभेद है तो इस स्थिति में उपराज्यपाल उस विषय को राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति उसके पास जो भी निर्णय लेते हैं उसी को उपराज्यपाल के द्वारा लागू किया जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं, यदि किसी भी विषय पे मतभेद हो जाए, मान लीजिए आज केजरीवाल साहब कहें कि जी मुझे तो कुछ सेवाओं को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाना है, जिसको कहते हैं डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट डोर स्टेप्स, या फिर इसके अलावा कोई और फ्री स्कीम्स देना चाहते हैं या कोई भी ऐसा आदेश है, या फिर यहां तक भी झगड़ा देखा गया था दिल्ली के अंदर जब नजीब जंग साहब हुआ करते थे उपराज्यपाल, कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसी प्रशासनिक सेवाधिकारी को अपना सचिव नियुक्त करने की कोशिश की तो उस पर भी उपराज्यपाल ने मतभेद जाहिर कर दिया कि यह अफसर ठीक नहीं है, जो मैं अफसर बताऊंगा उसको आप अपना सचिव रखिए। तो मतभेद के दौरान, मतलब किसी भी निर्णय के ऊपर यदि दोनों में मतभेद है तो वह विषय जाएगा राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति जी जो भी निर्णय लेते हैं वही दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा। यहां पर हमें समझ में आ गया है कि कार्यपालिका की शक्तियां भी या दिल्ली सरकार की शक्तियां भी बहुत सीमित हैं दिल्ली के मामलों में। और इसके आगे अनुच्छेद 239 ए यह भी कहता है कि यदि मामला बहुत जरूरी है, कोई विषय बहुत जरूरी है जिस पर निर्णय जल्द लेना है, तुरंत निर्णय लेने वाला कोई बिंदु है और इंतजार नहीं किया जा सकता है, मतलब मसला वैसे तो भेजा गया राष्ट्रपति जी के पास पर राष्ट्रपति जी वक्त ले रहे हैं और उस पर इंतजार नहीं किया जा सकता है, तब उस स्थिति में उपराज्यपाल अपने विवेक से भी निर्णय ले सकते हैं। सीमित से भी सीमित कर दी गई हैं दिल्ली सरकार की शक्तियां और यह सब राजनीति के वशीभूत होकर नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि संविधान में प्रदत्त प्रावधान ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दिल्ली संपूर्ण राज्य नहीं है वरन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो मेरा ख्याल है अब हमें समझ में आ रहा है कि दिल्ली में जो आए दिन मुख्यमंत्री और वहां के उपराज्यपाल के बीच में तनातनी बनी रहती है, झगड़े बने रहते हैं, कई बार ये मसला धरने प्रदर्शनों और आरोपों प्रत्यारोपों तक भी पहुंचता रहता है। तो इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह यही है कि कई बार ये ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मतभेद की बात की जाती है कि जब कोई निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार द्वारा लिया जाता है तो उस पर उपराज्यपाल मतभेद जाहिर कर देते हैं और फिर वो मामला भेज दिया जाता है राष्ट्रपति जी के पास और फिर राष्ट्रपति जी के पीछे भी हमें पता है केंद्र सरकार काम कर रही है, तो केंद्र सरकार की मर्जियों से नीतियां वहां पर लागू की जाती हैं। यह असल स्थिति है। अब आगे देखें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संपूर्ण स्थिति है, जो झगड़ों की वजह है उनके पीछे क्या स्थितियां हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं तो एक और अनुच्छेद हम समझ लेंगे, प्रकार कुछ नहीं है, बस आप अनुच्छेद 239 ए के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। तो इसमें उपराज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वो राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि दिल्ली में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 356 अनुच्छेद के संदर्भ में ही लगाया जाता है। 356 अनुच्छेद में जो शक्तियां मिल रही हैं राष्ट्रपति को वहां से लगाया जाता है, परंतु यदि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 239 ए के तहत लगाया जाएगा। आगे चलते हैं तो फिर अब झगड़े की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कई बार मतभेद बताकर केंद्र सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा होता है दिल्ली के अंदर, अब इसी वजह से झगड़े काफी बढ़े। अब देखिए इस समय पहली जो हम बात सबसे पहले केंद्रित करेंगे अपने ध्यान को वो इस बात के ऊपर कि यदि
जो भी उपराज्यपाल हैं वो अगर केंद्र सरकार से कोई दिशा निर्देश ले रहे हैं राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा, तो इसमें असंवैधानिक या फिर हम कहें कि कानूनों के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है। भाई सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है, उसी के द्वारा उसी की सीमा में रहते हुए तो उपराज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी असंवैधानिक होता तो फिर तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयों में ऐसे निर्णय लिए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि असंवैधानिक नहीं है, सीधे तौर पर किसी लिखे हुए प्रावधान की उल्लंघना नहीं करता है, तो इसी आधार पर बहुत सारे संशय बने रहते हैं। अब इन्हीं संशयों को, गतिरोधों को खत्म करने के लिए दोनों सरकारें न्यायालयों में भी जूझती रही हैं। तो दिल्ली सरकार ने कई बार केस फाइल किए केंद्र सरकार के ऊपर कि उपराज्यपाल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम राजनीतिक वाद विवाद में ना जाते हुए या इसमें कौन सही है कौन गलत है इसमें ना जाते हुए सीधे प्रावधानों की बात करते हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2018 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था, जिसको काफी हद तक एक सामंजस्यपूर्ण निर्णय माना जाता था। अब इसके अंदर मसला यह था कि इससे पहले यही मामला जो गया है वो दिल्ली उच्च न्यायालय में लेके गई थी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के विरुद्ध, लेकिन वहां पर वो केस हार गए थे। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि असंवैधानिक तो कुछ कर ही नहीं रहा राज्यपाल, ऐसा ही एक निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दे दिया था। दिल्ली सरकार उससे संतुष्ट नहीं थी, तो उसी मामले को अपील में सर्वोच्च न्यायालय लेके जाती है और 2018 में इसका फैसला आता है। तो जो 2016 का निर्णय था उसी के अपील के रूप में दायर किया गया केस है। अब इसमें जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि 2016 में क्या निर्णय आया था, उसमें था फैसला सुनाया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित सभी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, अब भाई संविधान में लिखा तो है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, परंतु इसको चुनौती दी गई। तो संविधान की धाराओं का अन्वेषण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 239 ए उपराज्यपाल के पास निर्णय लेने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। याद रखें, कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और उन्हें दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के मामलों पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का पालन करना होगा। तो उसमें निर्णय उलट दिया गया और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करने की हिदायत दी उपराज्यपाल को। साथ ही उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में यदि मतभेद के मामले आते हैं, जो हम 239 ए में देख रहे थे, उसमें उपराज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से बंधे हुए हैं। इसने राज्यपाल को केवल असाधारण परिस्थितियों में इस शक्ति का उपयोग करने के लिए आगाह किया, ना कि नियमित या यांत्रिक तरीके से। मतलब यह कहा गया कि देखिए, दिल्ली में लोगों द्वारा चुनी गई एक लोकतांत्रिक सरकार है और अगर उपराज्यपाल उस लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों को ना लागू करके हर बात पर, हर निर्णय पर मतभेद ही स्थापित करेंगे और केंद्र से दिशा निर्देश लेंगे, तो फिर दिल्ली में सरकार होने का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसके लिए पहली बात, राज्यपाल बंधे हुए हैं दिल्ली सरकार के जो भी सलाह है उसके अनुसार। और जो मतभेद की स्थिति की बात की गई है संविधान में, वह असाधारण स्थितियों में होनी चाहिए। ये नहीं कि हर मामले पर आप नियमित तरीके से, आप यांत्रिक तरीके से मतभेद को जाहिर करते रहें और हर फाइल आप राष्ट्रपति कार्यालय भेजते रहें। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि यदि हम इसको और डिटेल में जाके पढ़ें तो यह भी लिखा हुआ था कि जब भी मतभेद उत्पन्न होंगे और उपराज्यपाल को लगता है कि उनका जो विचार है वो मेल नहीं खा रहा है मंत्रिपरिषद से, तो फिर उनको इस निर्णय के लिए कि मेरे मतभेद हैं और मैं राष्ट्रपति कार्यालय फाइल भेज रहा हूं, उसके लिए उनको अपनी वजहें लिख कर रिकॉर्ड करनी होंगी सरकारी दस्तावेजों में और फिर भेजेंगे आगे राष्ट्रपति के पास। अब आगे देखें तो राज्यपाल की पूर्व सहमति की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 239 ए द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के लिए परिकल्पित प्रतिनिधि शासन और लोकतंत्र के आदर्शों को पूरी तरह से नकार देगी। मतलब हर बात के ऊपर यदि दिल्ली सरकार को अपने किसी भी निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की ही मंजूरी लेनी पड़े और उपराज्यपाल वो केंद्र से बने हुए हैं, तो फिर ऐसे में जो लोकतंत्र के आदर्श हैं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के साथ, उनका अवमूल्यन हो जाएगा, वो स्थापित नहीं हो पाएंगे। परंतु यह भी याद रखें कि एक तरफा फैसला नहीं था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को भी चेताया और दिल्ली सरकार को यह कहा कि जब निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है तो अराजकतावाद के लिए भी कोई जगह नहीं है।
भाई दिल्ली सरकार भी ये याद रखे कि आप एक पूर्ण राज्य में सरकार नहीं चला रहे हैं, वरन आप केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को चला रहे हैं। तो आप भी संवैधानिक स्थिति को समझिए, अपनी हदों में रहें, और यदि कुछ असाधारण स्थितियों में उपराज्यपाल मतभेद की स्थिति उत्पन्न करते हैं तो आपको उस संवैधानिक व्यवस्था का भी सम्मान करना होगा। आप भी बंधे हुए हैं संवैधानिक प्रावधानों के साथ। अब यह निर्णय आ जाता है, हालांकि काफी हद तक ये दिल्ली सरकार के हक में माना गया और जो उपराज्यपाल हैं उनकी शक्तियों को सीमित करने वाला था, परंतु कई जानकार मानते हैं कि यह सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। भाई क्योंकि अंततः यदि हम देखें, ये जो सारा झगड़ा दिल्ली के अंदर चलता है, केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार या उपराज्यपाल बनाम दिल्ली सरकार, इन सब के पीछे कोई कानून या संविधान की अस्पष्टता नहीं है। संविधान का 239A पूरी तरह से स्पष्ट है। तो यह जो झगड़ा है यह आपस में एक तरह का राजनीतिक सियासी झगड़ा है, क्योंकि इस वक्त दोनों विरोधी राजनीतिक दल, एक दिल्ली में दिल्ली सरकार के तौर पर और दूसरा दिल्ली में केंद्र सरकार के तौर पर स्थापित है। तो कहीं ना कहीं जानकार मानते हैं कि ये आपस में एक राजनीतिक दलगत राजनीति से प्रेरित होने वाले झगड़े हैं। इस पर संविधान के प्रावधानों की या किसी अन्य कानूनों की कोई अस्पष्टता नहीं है। संविधान पूरी तरह से स्पष्ट है किसका क्या कार्य है, परंतु जिसको वो कार्य दिया गया है यदि वह अपना कार्य ठीक से नहीं करेगा, वो कोई भी हो सकता है, चाहे दिल्ली सरकार, चाहे उपराज्यपाल या केंद्र सरकार, तब उस स्थिति में अच्छे से अच्छी कानूनी व्यवस्था भी फेल हो जाएगी, वह भी आपको मनचाहे नतीजे नहीं दे पाएगी। तो यहां पर एक यही सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, सबको याद दिलाया गया, दिल्ली सरकार को भी और उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को भी, कि ना तो निरंकुशता के लिए कोई जगह है, ना ही अराजकतावाद के लिए। सबको संविधान की सीमाओं में रहते हुए अपना अपना काम करना होगा। परंतु सरकारें कहां मानती हैं ऐसे निर्णयों को। तो फिर आगे देखते हैं, एक और संशोधन हुआ जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021। देखिए, इस अधिनियम को भी आप याद रखेंगे, जो दिल्ली का प्रशासन है वो माना जाता है 2 दस्तावेज चलता है। एक तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 239A और उसी के प्रावधानों को ज्यादा वृहद रूप से, ज्यादा विस्तृत रूप से व्याख्यायित करते हुए आया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2021। तो इसमें दिल्ली सरकार की कुछ शक्तियों और उनके ऊपर कुछ सीमाओं का वर्णन है। तो 2021 में, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हम देख चुके हैं। अब उसके बाद 2021 में इसी अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने जब यह विधेयक पेश किया था लोकसभा राज्यसभा में, तब यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय को ही मूलभूत रूप से कानूनी तौर से लागू करने के लिए हम ये संशोधन कर रहे हैं। परंतु इसमें हमें काफी विपरीत चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2018 का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की गई है। अब इसमें क्या बात की गई है, जो संशोधन किया गया अधिनियम 2021 के अंदर, इसमें कहा गया कि विधानसभा कोई भी कानून बनाए और उस कानून में यदि सरकार शब्द आता है तो सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। भाई देखिए, आमतौर पर कानूनों में सरकार का मतलब, सरकार के मायने होते हैं वहां का मंत्रिपरिषद, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम कर रहा होता है। दिल्ली एक अनोखी जगह भारत देश में, एक अनोखा केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर विधि द्वारा सरकार शब्द के मतलब ही बदल दिए गए। और यहां पर लिखा गया है कि सरकार, यदि विधानसभा कोई कानून बनाती है तो उसमें सरकार का जो संदर्भ है, सरकार को संदर्भित करते हुए जो भी मायने होंगे वो उपराज्यपाल की तरफ होंगे। अब के बाद सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, मंत्रिपरिषद नहीं है। पहला संशोधन, इसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां सीमित और उपराज्यपाल की शक्तियां लगभग असीमित कर दी गई हैं। अब आगे देखें तो विधानसभा परिषद तो यहां पर है नहीं, जो भी विधानसभा यहां पर है वो क्या नहीं कर सकती है, मतलब वो खुद को या उसकी किसी भी समिति को सक्षम बनाने के लिए कोई नियम नहीं बना सकती है, मतलब कुछ शक्तियां हासिल नहीं कर सकती। कौन सी शक्ति? एक तो प्रशासन के दिन प्रतिदिन के मामलों पर विचार करना, ऐसा कोई अधिनियम नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में कोई जांच करना, मतलब ना तो विधानसभा और ना ही विधानसभा की कोई समिति
ना तो प्रशासन के दिन ब दिन प्रतिदिन के कामों में कोई दखल दे सकती है और ना ही प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में कोई भी जांच बिठा सकती है। इसी के साथ कुछ मामलों पर, जैसा कि उपराज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यवाही करने से पहले उनकी राय प्राप्त की जानी चाहिए। मतलब एक सूची बनाई जाएगी, राज्यपाल उसमें कुछ विषय रखेंगे और उन विषयों पर किसी भी निर्णय के कार्यान्वयन से पहले दिल्ली सरकार को उप राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। मतलब फिर ऐसे अगर, क्योंकि उपराज्यपाल को यह शक्ति देगी कि सूची भी वो बनाएंगे, तो वो जितने भी विषय ऐसे रख देंगे तो उन सभी विषयों पर निर्णयों के कार्यान्वयन से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेना लाजमी होगा। तो इसमें भी दिल्ली सरकार की शक्तियां सीमित और जो उपराज्यपाल हैं उनकी शक्तियां असीमित करते हुए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, तो उपराज्यपाल ऐसे किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं देंगे और उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए प्रेषित करेंगे जो संयोग से किसी भी मामले को कवर करता है जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर आता है। मतलब उपराज्यपाल को यदि लगता है कि दिल्ली विधानसभा ने कोई ऐसा विधेयक पारित करने की कोशिश की है जो उनके कार्यालय में भी आ चुका है दिल्ली विधानसभा से पास होने के बाद, कि उसमें दिल्ली विधानसभा ने अपनी शक्तियों के दायरे से बाहर जाकर किसी विधि का अधिनियमन करने की कोशिश की है, तो ऐसे कानून को नियमित तौर पर आरक्षित किया जाएगा राष्ट्रपति की दिशा दृष्टि के लिए। उनके पास भेज दिया जाएगा, वो जो निर्णय लेंगे, फिर उस अधिनियम को मंजूरी मिलती है राष्ट्रपति कार्यालय से, तब वो कानून स्थापित हो पाएगा। और साथ ही उपराज्यपाल के पास अनुच्छेद 239 ए4 के तहत किसी भी मामले को राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति है जिस पर निर्वाचित सरकार के साथ असहमति है। ये बात दोबारा से लिखी गई कि जिस भी मामले पर, क्योंकि 2018 के निर्णय में आया था कि आप नियमित तरीके से या यांत्रिक तरीके से असहमति या फिर मतभेद को स्थापित नहीं कर सकते हैं, हर मामले पर आप असहमति नहीं जता सकते हैं। तो यहां पर लिखा गया कि किसी भी मामले पर राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति है जिस भी मामले पर असहमति है, मतभेद है उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में। तो देखिए, जानकारों का जो कहना है वो ये कहना है कि जो केंद्र सरकार ने दावा किया था कि हम 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए ये संशोधन लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वरन जो 2018 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था उसको बाईपास करने के लिए यह संशोधन किया गया है, ऐसा जानकारों का मानना है। बाकी विश्लेषण हम कर चुके हैं, आप अपनी राय इसके ऊपर बना सकते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा में किन शब्दों के साथ इसको समाहित करना है उत्तर के रूप में, यह आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं अंतिम चरण की तरफ, क्योंकि देखिए दिल्ली को इतना ही हमें कवर, मेन हमारी जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसके संबंध में हम सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और जो दिल्ली सरकार का अधिनियमन है उसमें संशोधन देख चुके हैं, और प्रारंभिकी परीक्षा वो हम अनुच्छेदों की बात कर चुके हैं। तो इस दायरे से बाहर आमतौर पर प्रश्न नहीं जाते हैं यदि समसामयिकी में और कोई नई चीज नहीं आ जाती है तो। अब इसके आगे चलते हैं, तो बस एक, हालांकि 2020 का है तो मैं तो नहीं समझता हूं कि अब समसामयिकी के आधार पर 2020 की बात अब पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें एक बड़ी घटना तो थी ही। तो इसमें बड़ी घटना ये कि दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव का आपस में विलय कर दिया गया। जो पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब ये एक इकाई के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। सो दादर नगर हवेली की बात करें तो यह उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच में एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1954 को पुर्तगाली शासकों से स्वतंत्रता मिली थी दादर और नगर हवेली को, तो हमने अधिग्रहित कर ली थी ये जमीन। और आगे दमन एंड दीव की बात करें तो यह भी पुर्तगाली शासकों के नियंत्रण में था। इसको 1961 में मुक्त कराया गया था, गोवा के साथ ही मुक्त कराया गया था, और यह गोवा के साथ पहले संघशासित प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, परंतु बाद में जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया तो दमन और दीव को अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसको किया क्यों गया है, इस निर्णय के पीछे कारण क्या है, तो बस इतना याद रखेंगे कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का जो नारा दिया जा रहा है लगातार, और बहुत ही अच्छी बात भी है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि सरकार की संस्थाएं, सरकार के अधिकारी थोड़े सीमित कर दीजिए, हाँ उनके कामों को और बढ़ा दीजिए, उनसे ज्यादा काम लें, ज्यादा बेहतर काम लें। तो उसी को, सपने को साकार करने के लिए
हमने दो जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इसको एक इकाई बना दिया है। तो जो अलगाव था, दोनों अलग अलग जो काम कर रहे थे, तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारा अक्षमता के साथ कपटपूर्ण या फिर व्यर्थ व्यय, ये याद रखेंगे, व्यर्थ व्यय हो रहा था। भाई दोनों जगह अलग अलग अधिकारियों को आप नियुक्ति देते थे, हेडक्वार्टर्स आप बनाते थे, मुख्यालय अलग अलग बनाते थे हर विभाग का, और उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे इलाके हैं, तो दोनों को एक ही मुख्यालय से भी प्रशासित किया जा सकता है। कम अधिकारी की नियुक्ति के साथ भी इसका प्रशासन चलाया जा सकता है, बल्कि जो भी केंद्र सरकार की अलग अलग स्कीम चल रही है उसका भी बेहतर लाभ यहां तक पहुंचाया जा सकता है एक समायोजित तरीके से। साथ ही दोनों की आबादी कम है, भौगोलिक क्षेत्र सीमित है, और विलय कोई चुनौतीपूर्ण तो है नहीं, और वो हम देख भी रहे हैं कि हम 2023 में पहुंच चुके हैं, कोई बड़ी चुनौती इसके विलय से अब तक तो आई ही नहीं है। तो जो भी अधिकारियों की सेवाओं का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जा सकता है, और याद रखेंगे 26 जनवरी 2020 को यह निर्णय लागू कर दिया गया था। तो आज की कक्षा में हमने समझा है केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को। सबसे पहले हर एक केंद्र शासित प्रदेश की बनाने की जो या उनको स्थापित करने की अलग अलग वजहें हमने जानी है, और ये भी जान चुके हैं अब तक तो कि सबका प्रशासन एक तरीके से नहीं चलता, प्रशासन भी अलग अलग तरीके से चलता है। फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो राज्य व्यवस्था है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की ये व्यवस्था है। और फिर हमने अलग से विशेष तौर पर अध्ययन किया है दिल्ली के विशेष स्टेटस का, जिसमें उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तौर पर स्थापित करने के साथ ही अनुच्छेद 239A के तहत विधानसभा के साथ साथ मंत्रिपरिषद भी दिया है। और फिर यहाँ पर क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है तो मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के बीच में क्या संबंध है, असहमति, मतभेद, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, उसके साथ जो अधिनियमन है दिल्ली सरकार को शक्तियां देने वाला, उसमें क्या संशोधन किए गए हैं, इन सब का अध्ययन आज हमने किया है। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।